Good evening, student. Today we will start aromatic compounds. In this topic, we have to study benzene and benzenoid derivatives and their physical and chemical properties. So first of all, we will start the preparation of benzene because benzene is the heart of aromatic compound. So first, we will learn about the study and preparations of benzene. तो सबसे पहले हम बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे एल्केन, फिर उसके बाद एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जितने भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले बेंजीन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने के लिए सबसे बेसिक हमें पहले बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेंजीन को हम डिफरेंट डिफरेंट जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनको कैसे बेंजीन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं एल्केन से। तो एल्केन में आप नॉर्मल एल्केन को, जो नॉर्मल हेक्सेन है, इसको आप ट्रीट करते हैं एल्यूमिना Cr2O3 एंड MoO3 है। यहाँ 2 नहीं रहेगा, ये सिर्फ क्या है MoO3 है। MoO3 यानी कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में जैसे ही आप इसे हीट करेंगे ये कन्वर्ट होता है बेंजीन में। ये जस्ट एक नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मैंने 3 तरह के एल्कीन बना रखे हैं, सिंपल साइक्लो एल्कीन, आइसोलेटेड साइक्लो एल्कीन और कॉन्जुगेटेड साइक्लो एल्कीन। कॉन्जुगेटेड में क्या है, सिंगल डबल सिंगल इस तरह का कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन जैसे ही आप इन तीनों स्ट्रक्चर में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को सिलीनियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कंप्लीटली, ये तीनों ही स्ट्रक्चर डायरेक्टली कहाँ जाकर रुकते हैं, ये ऑक्सीडाइज, आप कह सकते हो कि ये जो सिलीनियम है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और जो एल्कीन है उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है। जो सिलीनियम है वो बेंजीन रिंग तक एल्कीन को ले जाता है। ठीक है। तो सिलीनियम मेटल के साथ साथ कुछ और मेटल भी हैं जो ये काम करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एल्कीन है, एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन या कॉन्जुगेटेड एल्कीन, वो सिलीनियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करने पर बेंजीन लाइक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जनरली होता यह है कि एल्कीन जो बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करके कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस चलता है और हम ये जानते हैं कि अगर कहीं हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो रिडक्शन, और कहीं हाइड्रोजन का अगर रिमूवल होता है तो वो ऑक्सीडेशन। तो इस केस में जो एल्कीन है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो आपका मेटल है वो रिड्यूस होता है। तो इनडायरेक्टली ये किसी भी एल्कीन को ऑक्सीडाइज करके एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो एल्काइन है। एल्काइन को कैसे एल्कीन में कन्वर्ट किया जाए। तो एल्काइन के केस में क्या किया जाता है, आप एल्काइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं। जैसे ही एल्काइन को हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं वो ट्राइमराइज होकर कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। किस तरह से ट्राइमराइज करते हैं, अगर आप इसकी मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं तो आप इसको मैकेनिज्म वाइज भी देख सकते हैं। एल्काइन के मैं 3 मॉलिक्यूल्स बना ले रहा हूँ। ये एल्काइन है, और जब इसे पास करते हैं तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस वाले एल्काइन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ। ठीक है। इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है और इस तरह से जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो ट्राइमराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं हेलोरिन की। किसी भी हेलोरिन को जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तो जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड में।
एक तरह से देखिए तो इसमें मैग्नीशियम का इंसर्शन हो गया बेंजीन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और इसके बाद जो बनने जा रहा है ये आपका एक जनरल ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्म ले चुका है, आर एम जी एक्स। और हमें पता है आर एम जी एक्स में जो आर है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो बेंजीन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो वाटर के H प्लस के साथ कंबाइन करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में MgOH आपका फॉर्म। अगर हम डायरेक्टली फिनॉल को भी बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं। जिंक डस्ट फिनोलिक OH, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही फिनोलिक OH हो, बेंजीन रिंग पर जितने भी फिनोलिक OH हैं सारे फिनोलिक OH को हटा करके वो उसे बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल होता है, वो आसानी से उसको ये काम कर सकता है। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के से बेंजीन बनाने से पहले हम ये छोटी सी बात आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि जितने भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं या साइनाइड होते हैं ये एसिडिक वाटर या आप ये कहिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं या फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या आपका एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वे बड़े आसानी के साथ इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी रिएक्शन का यूज करके हम बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं एसिडिक वाटर से, वो बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं। अच्छा, सोडा लाइम में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे सोडा लाइम ही क्यों बोलते हैं, NaOH का और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सर को सोडा लाइम ही क्यों बोला गया। जनरली हम जानते हैं कि जो NaOH है वो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है, इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, और इसका जो लास्ट वर्ड है वो है लाइम। और दोनों के जो लास्ट वर्ड है उनको आप मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगा, सोडा लाइम। ठीक है, तो NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड की जो मिक्सचर है उसे आप सोडा लाइम प्रोनाउंस करते हैं, और इस मिक्सचर का यूज किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं वहां से CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकलता है, और उस कंपाउंड को वो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेंजोइक एसिड का जो एल्केन है वो बेंजीन है, इसलिए वो बड़ी आसानी से बेंजीन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, अगर सिर्फ बेंजोइक एसिड को ही कन्वर्ट करना है बेंजीन में तो सेम सेम रिएक्शन है, आप डायरेक्ट उसे क्या करेंगे, फिर से सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर देंगे, SL इंस्टेंस फॉर सोडा लाइम, अगेन वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से एज अ रिएक्टेंट एनिलीन प्रेजेंट है तो एनिलीन को आप डाइजेटाइज करेंगे। डाइजेटाइज करने के लिए एनिलीन को ट्रीट किया जाता है HNO2 के साथ। HNO2 नाइट्रस एसिड है, अनस्टेबल होता है। इसे प्रिपेयर करने के लिए हम NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेते हैं जिससे HNO2 प्रिपेयर होता है। मीडियम का टेम्परेचर लो रखते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, और इस पूरी प्रोसेस में NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइटोनियम सॉल्ट दो तरह के अटैक के लिए सस्टेनेबल होता है। एक तो इप्सो अटैक, जो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल इप्सो अटैक करते हैं और नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर इप्सो अटैक के थ्रू ही NaBH4 का जो हाइड्राइड आयन है H- वो इप्सो पोजीशन, यानी कि जहां पर पहले से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन अटैच्ड है, उस पोजीशन पर आके अटैक करता है और नाइट्रोजन गैस को एज अ लिविंग ग्रुप वो रिलीज करा देता है, और इस तरह से हमें बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है कि हम नाइट्रोबेंजीन को फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में टिन मेटल और का यूज करके, जिससे वो एनिलीन में कन्वर्ट होता है, और फर्दर एनिलीन को फिर से HNO2 0 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड NaBH4 के साथ ट्रीट कराकर उसे हम फिर से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, बेंजीन में। तो इस तरह से जो एरोमेटिक कंपाउंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, वो बड़े आसानी से आप कर, एल्कीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना, एल्कीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना, एल्काइन को बेंजीन में कन्वर्ट करना, एल्काइल हैलाइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना, अल्कोहलिक ग्रुप को बेंजीन में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एमीन, नाइट्रोअमीन, ये सारे ग्रुप को बड़े ही इजी स्टेप्स में बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करने का जो सबसे इजी वे है, उसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखा। अब हमें देखेंगे कि बेंजीन किस तरह की ग्रुप से सिमिलैरिटी रखता है और क्या वो उस जैसी रिएक्शन को शो करता है या नहीं करता है। तो इससे पहले अगर आप देखें, बेंजीन पर के पास तीन तीन पाई बॉन्ड है और एल्किन के पास एक ही पाई बॉन्ड होता है।
और एक पाई बॉन्ड रखते हुए एल्कीन अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन को शो करता है, लाइक एल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, एल्कीन आल्सो डीकलराइज बियर्स रिएजेंट। ये तीनों जो स्टेप मैंने जो अभी स्टेप आपको नोट कराए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, डीकलराइज बियर्स रिएजेंट, ये तीनों काम एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि आपका बेंजीन शो नहीं करेगा। इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं करता है, इस चीज को भी हम लोग इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेंजीन के पास तीन तीन पाई बॉन्ड होते हुए भी वो एल्कीन जैसे स्ट्रक्चर को क्यों नहीं, एल्कीन जैसी केमिकल प्रॉपर्टी को क्यों नहीं शो कर पा रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। कई बार एथलेटिकल में ये पूछ लिया जाता है कि बेंजीन जो रिंग है उसके पास तीन तीन पाई बॉन्ड होते हैं, फिर भी वो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, एक्सप्लेन विथ रीजन, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से मेमोराइज करा दें, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, एल्कीन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, एल्कीन बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज करता है, और ये तीनों चीजें एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन ये है कि बेंजीन के जो कंपाउंड है वो वीक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, और एल्कीन में ऐसा नहीं होता। एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कंप्लीट डबली बॉन्डेड सिस्टम होता है, जबकि बेंजीन कंप्लीट डबली बॉन्डेड सिस्टम नहीं है। बेंजीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पाई बॉन्ड कहीं भी कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है, वो हमेशा पार्शियल पाई बॉन्ड रहता है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर है बेंजीन का वो भी क्या आता है, 1.5। तो इनडायरेक्टली एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और बेंजीन के हर बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि बेंजीन के हर एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर पार्शियल होता है, वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, और उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डबल बॉन्ड से कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो पार्शियली डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, ना कि एल्कीन की तरह कंप्लीटली डबली बॉन्डेड कंपाउंड है। तो बेंजीन का जो पार्शियल डबली बॉन्डेड नेचर है वो उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वीक कर देता है, इंटेंसिटी को वीक कर देता है, जिस वजह से वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं या उस पर अटैक नहीं कर पाते। ठीक है, इसी वजह से जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जनरली एल्कीन की तरह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ना ही वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं, और ना ही जो बियर्स रिएजेंट है उसको डीकलराइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर बेंजीन एल्कीन जैसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है तो ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके लिए आपके पास ये जो तीन डॉट पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, डॉट पॉइंट, उसमें जो पहला डॉट पॉइंट है वो है बेंजीन गेव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में से एईएस बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बेंजीन शो करता है, एसएनएई और एसएनईए टाइप की, और कभी कभी रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। ये बहुत ही रेयर रिएक्शन है जो थर्ड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टू है वो फ्रिक्वेंटली करता है, और उसमें भी जो पहली रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन में बेंजीन कैसे प्रोसीड करता है, आज हम इसी चीज को पढ़कर इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 मिनट के बीच का वीडियो रखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, किस तरह से एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहां पर हम लोगों ने एक इफेक्ट पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और यहाँ भी बताया गया होगा कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन, those organic compound which contains at least one pi bond, they shows electromagnetic effect, and in this effect pi bond of organic compound split into their stable intermediate in presence of electrophile or on the demand of electrophile। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो मैंने रीजन ले रखा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन है ई एन यू, और ये ई एन यू पर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है या इंक्रीज कराने का काम करता है वो लुईस एसिड है।
तो हमारे इस मीडियम में लुईस एसिड एज अ इलेक्ट्रोफाइल की वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए मिलाया जाता है, या उसमें आप H2SO4 मिला सकते हैं कंसंट्रेटेड, या HNO3 मिला सकते हैं। तो जनरली लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, और जो बेंजीन का बॉन्ड है पाई बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए फोर्स करता है, और इसी इफेक्ट को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, और बेंजीन का जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है और उस पर बॉन्ड बनाता है। इस प्रोसेस में जब बेंजीन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन करता है, उस टाइम पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है और वो एक अनस्टेबल एरेनियम आयन में कन्वर्ट होता है। इसलिए आप इस स्टेप को आरडीएस बोल सकते हैं। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्दर एरेनियम आयन रेजोनेंस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और वो थ्री रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंड फॉर्म में वीलैंड स्ट्रक्चर या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसी भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो रिएक्शन उतनी तेजी के साथ प्रोसीड करेगी। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, एवरी केमिकल रिएक्शन गेव मेजर प्रोडक्ट थ्रू स्टेबल इंटरमीडिएट। तो स्टेबल इंटरमीडिएट या जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो जिस भी प्रोडक्ट में हमको स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स या स्टेबल विलेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो ये जो विलेंट स्ट्रक्चर है, वो फर्दर जो डेरिवेटिव्स आएंगे बेंजीन के, उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में हम इन विलेंट स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे। और फिर देखते हैं कि लास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, रिजेंट का बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसी कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर अटैच्ड है वहीं से हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और यहीं पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन होकर एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पाई बॉन्ड जैसे ही बना वैसे ही ये आपका जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का H रिमूव हो चुका है और उसके प्लेस पर इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। और इसी तरह जो सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मैं इस लेक्चर को दोबारा प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहले एक बार और प्रिपेयर किया तो उस टाइम पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ये स्लाइड ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी, तो इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन और जो स्लाइड है वो साथ ही साथ चलेगी। ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बेसिक लेक्चर है, एक्सप्लेनेशन से भी समझ में आ सकता है। और आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जब देखो अब आओ, नहीं आओ, अब नहीं आओ।